तो व्हाट्स द मीन ऑफ बिजनेस लॉ? क्या है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग? तो इसलिए रखा है ना कि कोई लेटर ड्राफ्ट करना, आपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 30 मार्क्स अराउंड आ जाता है वो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता है। पर बिजनेस लॉ जो कि आगे सीए में भी चलेगा, आगे इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, और ये अकाउंटिंग भी आगे आपके अगले लेवल्स में चलेगा, बाकी यहीं रह जाएंगे फाउंडेशन में, वो आगे के लेवल्स में नहीं रहेगा। तो बिजनेस लॉ क्यों हमारे सिलेबस में रखा गया? पहली बात लॉ, लॉ वर्ड तो आपने सुना है। लॉ, लॉ क्या है? कोई एक्ट, एनेक्टमेंट। क्या है लॉ? हर चीज का कोई ना कोई रूल है, रेगुलेशन है जो एक बाउंड्री फिक्स करता है। आप ट्रैफिक, आपने देखा कि भाई आपने हेलमेट नहीं डाला या आप ओवर स्पीडिंग है आपकी, ठीक है, तो आपका चालान हो जाता है, या आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, चालान हो जाता है। हो जाता है क्यों? रूल है। कौन सा रूल? मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑटोमोबाइल ऐसा व्हीकल है विदाउट इंश्योरेंस रोड पे नहीं चल सकता, क्योंकि कल को किसी को मार के भाग जाए, बेचारे का क्या हो, कौन पैसे दे उसके परिवार को, और वो इसलिए इंश्योरेंस होना जरूरी है। हेलमेट सेफ्टी के लिए। अब एक स्टूडेंट कहता है जी हेलमेट ऑप्शनल कर दो ना, सेफ्टी जिसको चाहिए अगला डाल लेगा। हिंदुस्तान है ये, कंपलसरी जब तक ना हो ना तब तक कुछ नहीं। यहां ऑप्शन मतलब ना है, इंडिया में ऐसा होता है, ऑप्शन मतलब ना। आपको कह दें इंश्योरेंस करवाओ ना करवाओ, ऑप्शन मतलब ना, नहीं करवाना। जब तक कोई चीज कंपलसरी ना हो जाए, जब तक चालान ना कट जाए, कहता हम करते ही नहीं। यही सिस्टम है ना। मास्क के भी चालान काटने पड़े थे सरकार को, फिर भी नहीं डालते थे, और जब सरकार ऑप्शन ही देते भी डालो ना डालो, फिर तो आपको पता ही है कितना रूल्स हम फॉलो करते हैं। तो लॉ बनाने पड़ते हैं। आपको पता है पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट है उससे रिलेटेड, कंपनी है तो कंपनी एक्ट है उससे रिलेटेड। आप सीए कर रहे हो तो सीए भी एक्ट है, पता है आपको। सीए ऐसे ही नहीं कर रहे, आपको यूनिवर्सिटी या कोई करवा रही है कोर्स, आ जाओ कर दो, भीड़ की भीड़। यहाँ सिलेक्टेड लोग सीए बनते हैं जो आगे फिर उनको कभी प्रॉब्लम ना आए करियर में। भेड़ बकरियों वाला सिस्टम नहीं है, भीड़ में सभी निकल लेंगे, वैसा सिस्टम नहीं है। सीए एक्ट है, सीए एक्ट 1949, 1 जुलाई 1949 में सीए एक्ट बना। जैसे कंपनी एक्ट, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 32 पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बैंकिंग एक्ट पढ़ते हैं 1949, ऐसे ही इंश्योरेंस एक्ट 1938, वैसे ही एक्ट है सी एक्ट 1949। आप सीए इस एक्ट के अंडर कर रहे हैं। इसका सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं सारा सीए एक्ट में लिखा हुआ है। सिलेबस बदलना है तो पार्लियामेंटेरियन बदलते हैं, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में चेंज रखा जाता है, अप्रूव होता है तो सिलेबस बदलता है। यानी एक पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है। सीए एक्ट, हमारे इंडिया में सीए डे सेलिब्रेट होता है 1 जुलाई को, सीए डे। सिरसा में अपने लोकल भी एक्टिविटीज़ होती हैं सीए डे पे, 1 जुलाई को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है। तो एक मैटर ऑफ प्राइड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950। डेट? यस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में बना। लेकिन मैटर ऑफ प्राइड सीए इंस्टीट्यूट का सीए एक्ट पहले बना दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले। क्यों? हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका मानना था कि कंट्री को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए ऐसे लर्नड लोगों की जरूरत है जो सोसाइटी को गाइड कर सकें। अब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो हालत ऐसी थी, तो क्या था, कुछ लोग तो बड़े खुशकिस्मत निकले, बिना ये इतनी स्टडी किए सीए बन गए। उस वक्त क्या एट ए टाइम तो 3 साल का कोर्स था, तो धीरे धीरे करेंगे लोग, लेकिन एट ए टाइम जरूरत पड़ गई आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कुछ लोग जो सीए नहीं थे, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट तो 49 में सेटअप हुआ, लोगों को ट्रेनिंग देके ना थोड़ी, जैसे आरएमपी डॉक्टर, आरएमपी डॉक्टर थोड़ी होता है ये, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसकी फुल फॉर्म है। गली मोहल्ले में नहीं बैठे आरएमपी। तो इनको ना देश में पहले क्या, कभी प्लेग फैल गया, कभी कोलेरा, कभी कुछ एपिडेमिक इस तरह की, कोरोना तो रहने ही दो, ये तो किसी के बस का था ही नहीं, बड़े बड़े के भी, पर वो छोटी मोटी इस तरह की प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर कंट्री में इतने थे नहीं, जैसे अब जाल बिछा है उतना नहीं था,
तो जो कंपाउंडर टाइप के लोग थे ना, थोड़ी बहुत नॉलेज वाले, उनको ट्रेनिंग देके सरकार ने कह दिया तुम भी अपना क्लिनिक खोल लो, आरएमपी का नाम दे दिया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो रियल में डॉक्टर नहीं होते, वो थोड़ी बहुत सर्विस कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, बाकी कर बहुत कुछ रहे हैं, वो अलग बात है, अनऑफिशियली। तो ऐसे सीए बना दिया गया था कुछ लोगों को, थोड़े से हंड्रेड्स में ऐसे। बाद में तो फिर ये डिग्री करके ही सीए बन पा रहे हैं, हम लोग भी ये पढ़े, आप भी पढ़ोगे, आगे सीए बनोगे सीए एक्ट से। और इसको चलाने वाले लोग कौन हैं? यूनिवर्सिटीज की तरह, बोर्ड की तरह सरकारी एम्प्लॉय नहीं चलाते। सीए इंस्टीट्यूट बिल्कुल बीसीसीआई की तरह चलता है। सुना ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई ऑटोनमस बॉडी है, क्रिकेटर ही उसमें प्रेसिडेंट बनते हैं, वही आगे चलाते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, सरकार का रोल नहीं है ना, पैसा भी उनके पास। ऐसी आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में है, एक ही है इंडिया में पूरे में, इसकी ब्रांचेज हैं कई जगह, इंस्टीट्यूट एक है। इस तरह नहीं है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, ये बनारस यूनिवर्सिटी का है, ये डीयू का है, ये अच्छा इंटेलिजेंट होगा, इसका सिलेबस अच्छा है, इसका नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बॉम्बे वाला भी सीए वहीं से कर रहा है, केरला वाला भी वहीं से सीए कर रहा है, दुबई वाला, अबू धाबी वाला, नेपाल वाला और भी कई कंट्रीज के लोग भी सीए कहाँ से कर रहे हैं? सीए इंस्टीट्यूट दिल्ली से, क्योंकि बड़े लोगों की अपना इंस्टीट्यूट सेटअप करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने सीए इंस्टीट्यूट इंडिया वाले से ही टाई अप कर रखा है। हमारा आईसीआई ही वहाँ पेपर लेता है, वहाँ सीए करनी हो तो आईसीआई दिल्ली से ही होती है। तो इंस्टीट्यूट एक, सबसे पहली बात, कम से कम ऐसा नहीं है कि हम सीए कहाँ से कर रहे हैं, एक ही इंस्टीट्यूट, पूरी कॉरेस्पोंडेंस स्टडी है, कहीं भी कोई कॉलेज नहीं है इसका। कॉलेज जाओगे तो फिर नॉलेज कहाँ से गेन करोगे? प्रैक्टिकल कोर्स है ये, ठीक है ना। अब बुक्स पढ़ते रहो, अगर बुकिश पढ़ते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, बाद में फिर ऑडिट कैसे करोगे, चेकिंग कैसे करोगे, रिटर्न कैसे भरोगे? क्या वो नॉलेज फिर लोगे? फिर तो आप कमाने में बड़ी दूर हो जाओगे। अब एक आदमी एलएलबी करता है, वो पढ़ता गया, एडवोकेट बन गया, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उसको जज के सामने डरता है। ऐसा होता है ना, मान के चलो गलती ना हो जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं। फिर वो क्या करता है, एलएलबी करने के बाद 2-3 साल किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर लगाता है, सीखता है, धीरे धीरे उनके साथ जाता है, जज के सामने कैसे बोलना है, जिंदगी मौत का सवाल है सामने वाले का, उसी हिसाब से झूठ बोलने की भी टैक्ट होती है, सफ़ेद झूठ बोलने पड़ते हैं वहाँ, तो वो सारी चीज़ें सीखता है, फिर जाके वो अर्निंग हैंड होता है। ऐसा ही अब डॉक्टर है, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी आपने। अब डॉक्टर है, एमबीबीएस कराए, अगर उसे प्रैक्टिकल ना करवाओ तो आप देखो बड़े लोग रिजर्वेशन कोटे से आ जाते हैं, कई मंत्री जी का फ़ोन करवा के एडमिशन ले लेते हैं, पता नहीं कैसी स्टडी कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी कैसा सिलेबस है, किसी का कैसा है, कोई रशिया जाके एमबीबीएस एमडी कराते हैं, तो बड़ी दिक्कत है। प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो तो बड़ी दिक्कत है। आप कोटे वोटे से बंद तो गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वहाँ भी कट लगाना है। ऐसा सिस्टम है, एक नया नया डॉक्टर बनता है, लाइफ का पहले ही ऑपरेशन करता है, बंदा निकल लेता है, मर जाता है, वो हाथ जोड़ के भगवान पहली भेंट स्वीकार कर, भी और भेजूंगा बंदे आके तो उसका तो रूटीन है, डॉक्टर का तो रूटीन है। ऐसा ही होता है, आप जाओ बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बंदा मर गया, घर वाले रोते विलकते रहते हैं, डॉक्टर के लिए तो बस एक आर्टिकल है, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा है, ऐसा सिस्टम चलता है। तो सीए में ऐसा ना हो तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, भी इसकी कोई क्लासेस कॉलेज वॉलेज नहीं है, इसकी स्टडी ये कॉरेस्पोंडेंस है, आपको सिलेबस दे दिया, ट्यूशन पढ़ो या सेल्फ करो। प्लस सीए के अंडर क्या लगेगी, इंटरवन करते ही आपकी ट्रेनिंग 3 ईयर की, उसमें आप सारा काम सीख जाओगे। उसमें ट्रेनिंग में जो करोगे ऑफिस में बैठ के, वही आपके एग्जाम में भी आएगा, तो आपकी मजबूरी है, वो सब कुछ करना पड़ेगा आपको। और सीए बनते ही आप जॉब के लिए तैयार हो, ये नहीं कि उसके बाद नॉलेज गेन करने कहीं जाना है आपको। तो एक ऐसा सिस्टम रहता है, प्रैक्टिकल कोर्स है। सारे इंडिया में कोई सीए का कॉलेज स्कूल नहीं है, कॉरेस्पोंडेंस स्टडी है, कोचिंग लो या सेल्फ करो, प्लस सीए के अंडर सीखोगे काम। चलो, तो सीए एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी तरह की, कोई कोटा नहीं है, सारे पास फेल होने के सबके चांस हैं। रिजल्ट इंडिया लेवल पे डिक्लेयर होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारी डिग्निटी वर्ल्ड में सेकंड है, वर्ल्ड में नंबर 1 है सीपीए फ्रॉम यूएस, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सीपीए कर लेते हैं तो वर्ल्ड में मोस्ट रिनाउंड है सीपीए।
देन आफ्टर इंडिया का सीए। इंडिया का सीए जो सीए है सेकंड पोजीशन रखते हैं। बड़े कंट्री इंडिया के सीए को सीधा ही अप्रूव करते हैं। सिंगापुर ने कहा लास्ट ईयर कि हमें 20,000 इंडियन सीएस की जरूरत है। तो हमारी रिलायबिलिटी है क्योंकि हमारा जो सिलेबस बनाया हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी तरह की इस तरह की बातें नहीं सुनने को मिलेंगी सीए एग्जाम में कि कोई ऐसी सीए बन जाए। तो इस वजह से हमारा सिलेबस भी ऐसे डिज़ाइन है कि आप वर्ल्ड में कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। मैं इंटरनेशनल लेवल पे कभी कुछ लोगों की मतलब असाइनमेंट और पेपर वर्क का काम करता हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमारे से सिलेबस कम है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कल मैं कोई नाइजीरियन पेपर किसी का था तो कोस्ट का सोल्व कर रहा था। शुरू में मुझे लगता था कि पता नहीं उधर का इधर का सिस्टम क्या है। अब पढ़ के लगता है जो हम स्टडी कर रहे हैं सीए में, हमसे ऊपर कोई नहीं है। उनका तो मैं दुबई का जीएसटी पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो यहाँ, क्योंकि देखो अब हमारा जो काम है ना वो एक छोटे रूम में भी हो सकता है। क्योंकि यार नेट के थ्रू पहले क्या था, वैट होता था, वैट आपने सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, वो स्टेट टू स्टेट होता था। हरियाणा का वैट, ये पंजाब का वैट। तो मैं उस वक्त भी पंजाब की ऑडिट्स करता था, बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं, जैसे कुछ रिलेटिव थे, तो मुझे पंजाब का वैट पढ़ना पड़ता था, हरियाणा का अलग पढ़ना पड़ता, ऐसे। अब आ गया जीएसटी। अब जीएसटी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेम है, केरला वाले का भी वही रूल है, इधर का भी वही रूल है। तो मैंने एक ही स्टडी की जो आप सिलेबस में इंटर में फाइनल में जीएसटी आप भी पढ़ोगे। बीकॉम कर लोगे कहीं नहीं है, ग्रेजुएशन चाहे डीयू से कर लो चाहे कहीं, कहीं जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल नहीं है। थियोरेटिकल नॉलेज गेन करता रहता है बंदा, बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट भी नहीं बन पाता क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती नहीं कोई। आप पूछ लेना कोई कर रहा हो कि भी उन्होंने कितनी नॉलेज, हमारे पास सारा प्रैक्टिकल है। तो वो नॉलेज जो है अब इंडिया लेवल पे यहीं बैठो, किसी की कल कोई पुणे से फोन आया, उनकी कोई क्वेरी थी इसकी यही जीएसटी की, हमने यहीं बैठे रिजोल्व कर दी उसकी। अब वो कितनी पेमेंट देगा ना देगा, हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमने एक बंदे का काम अटका हुआ था वो हेल्प कर दिया। कहीं बैठो आप काम कर लो। अब क्या हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आप कोशिश बाहर भी करें। तो हमने दुबई का जीएसटी लॉ देखा कि दुबई का लॉ कैसा है, तो हम हैरान रह गए कि उनका लॉ हमारे जीएसटी लॉ के एक चैप्टर से ज़्यादा नहीं है। हमारा तो बड़ा वास्ट है क्योंकि हम रंग बिरंगे लोग हैं, ठगी चोरी भी कर लेते हैं हम लोग, हर चीज़ में हम आगे हैं। तो हमारा लॉ ना डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होने की वजह से हर हिसाब से बनाना पड़ता है। लोग बड़े माइंड गेम खेलते हैं लोग। अभी सरकार ने एक रूल बनाया, प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी, सुना आपने? अभी वो बंद बस्ते में है, अभी खोलना नहीं है मोदी सरकार ने, क्योंकि जीएसटी फ्लॉप हो गया, मतलब अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और डीमोनेटाइजेशन नोट बंद किए थे वो सब ने बदल लिए, कोई लोग नहीं फंसे। तो सरकार की थोड़ी सी वो जो स्कीम्स थी वो फेल रही, इसलिए सरकार प्रॉपर्टी वाला लो नहीं ला रही, पर आएगा वो कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की लिमिट कर दी जाए। लो आएगा बेनामी प्रॉपर्टी कि भाई आपकी प्रॉपर्टी एक तो लिमिट कर देंगे, इससे ज़्यादा ना हो, एक आदमी की इतने एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो, फालतू है छीन लो, इस तरह का सिस्टम। ऐसे लो लाने जा रही है। और ऐसे लो भी कि आप रहते हो मान लो हरियाणा में और फ्लैट पड़ा है आपका गोवा में, वहाँ गोवा में कैसे फ्लैट, 2 नंबर का माल है पक्का। सरकार कह रही थी हम पूछेंगे तेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, फिर जिसने नहीं बताया कहाँ है तो वो प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, बड़ा कुछ करने जा रही है। तो एक अंकल आए, उम्र होगी करीब 60-65 साल, ब्रदर मेरा एडवोकेट है। वो अंकल आए, कहते जी बेटा ये जो मुझे ना डिवोर्स के पेपर लेके आए। हम बड़े हैरान, भी 60 साल की एज में अंकल, 65 साल की एज में भाई डिवोर्स का क्या इस एज में, तो बड़े परेशान। तो पता लगा कि भाई वो गेम खेलना चाहते हैं क्योंकि सरकार वो नाम ला रही प्रॉपर्टी वाला। लोग कितने इंटेलिजेंट, देखो आया नहीं, पढ़ दिया लोगों ने, पहले ही नॉलेज तो होगी उनको भी। इसमें ऐसा कुछ है कि एक फैमिली यूनिट के पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, तो उन्होंने सोचा कि भी मेरी बच्चों के नाम भी करवा ली, अपने नाम भी करवा ली, प्रॉपर्टी अब भी ज़्यादा है, सरकार छीनेगी। तो उन्होंने देखा कि भाई हस्बैंड वाइफ का अगर डिवोर्स है तो वो अलग फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ अलग फैमिली है, तो प्रॉपर्टी दोनों को अलग अलग माफ होगी, इतने इतने एकड़। अगर वो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हैं तो वो एक फैमिली मानी जाएगी, तो वो तो डिवोर्स ले रहे हैं। कहते पेपर में डिवोर्स लेना है, मीन्स रहेंगे घर में, लोगों को नहीं पता, हमें तो खैर पता लग गया, और लोगों को नहीं पता लगेगा। हस्बैंड वाइफ होते हुए भी डिवोर्स लेके सिर्फ प्रॉपर्टी, हम मजाक करने लगे अंकल कहीं इरादे कोई और हो आपके आप ये डिवोर्स का। तो लोग कितने इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ। सरकार एक रूल बनाती है, लोग उसका
कोई और लूप होल ढूंढ लेते हैं। इस वजह से इंडियन जो है ना नेगेटिविटी में बड़े फेमस हैं। नेगेटिविटी में इंडिया जानना मानना है कि भाई इंडिया वाले तोड़ निकालते हैं, डुप्लीकेट किसी चीज़ का मर्जी ले लो, किसी चीज़ की मर्जी कॉपी कर लो, नई मार्केट में चीज़ आए ना अपने इंडिया वाले पहले उसको खोलते हैं भी देखें क्या कुछ है इसमें, फिर मारेंगे इसकी कॉपी। तो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ, तो इसलिए हमें लोग बड़े स्ट्रिक्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत डिटेल, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देनी पड़ती है हमें, क्योंकि लोग क्या हर चीज़ का कोई और मीनिंग निकाल के और ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। इनकम टैक्स ने रूल दिया, एक डिस्प्यूट हुआ कि जिसके पास फोर व्हीलर है उसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लो बता रहा हूं, लो इनकम टैक्स लो, धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे आप, कि जिसके पास फोर व्हीलर है उसे इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी जरूरी है। कि फोर व्हीलर है तो भैया पैसे वाले हो आप, तो आप पेट्रोल डलवा रहे हो, सब कर रहे हो, तो इनकम टैक्स की रिटर्न उसे भरनी होती है हु हैव इनकम ओवर 2,50,000 पर एनम, जिसकी इनकम साल की 250 से ज्यादा हो, 2,50,000 से, तो अप्रोक्स 20,000 होगी ना मंथली लगभग, उससे ज्यादा। तो एक बंदा हैंडीकैप था, उसने 2 व्हील और लगा लिए साथ में स्कूटर के। ऑफिसर कहता जी मैं तो तेरे पे एक्शन लूंगा, तेरे पास फोर व्हीलर है तूने रिटर्न नहीं भरी। वो कहता है यार फोर व्हीलर कहाँ है, फिर टू व्हीलर ही है, साथ में एक्स्ट्रा व्हील तो क्यों लगाया, हैंडीकैप ने चला नहीं जाता, लगे होते ना, देखे होंगे आपने। कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों ऐसे केस थे, सबका क्या होगा। तो कोर्ट ने जजमेंट दी कि भाई ये टू व्हीलर ही मानो, क्योंकि ये बिना वो एक्स्ट्रा व्हील के व्हीकल चल रहा है ना, चल सकता है, तो ये क्या है, ये टू व्हीलर ही है, फोर व्हीलर नहीं। तो इसलिए इन लोगों को रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, आपने लो फोर व्हीलर के लिए बनाया है, ठीक है, तो ये फोर व्हीलर नहीं है। बाकी इंडिया ट्रैक्टर का एक टायर आगे का नहीं होता तो भी चलाए घूमते हैं, देखो आप देखते हो, रेडी पे लगा लेते हैं। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, कहता है रेडी पे वो गन्ने के जूस वाला रेडी पे मोटर लगा के रेडी लेके जा रहा है, क्या सर वो मोटर व्हीकल है कि नहीं। मैंने कहा ये तो कोई नया ही व्हीकल है, बुक्स में तो पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, बुक्स के अकॉर्डिंग तो ना उसका नंबर है, नंबर होता है उसका नहीं। तो इंडिया है, यहाँ हर चीज चलती है, काम लोगों के ऐसे हैं, बिजनेस प्रोफेशन। किसी ने पूछा सर जीएसटी लगेगा एक बंदे पे, मैंने कहा कौन, बच्चा कहता जी वो हरिद्वार में नहाने जाते हैं ना, तो किसी का कुछ गिर गया, किसी का कुछ गया गंगा जी में, तो वहाँ डाइव लगाते हैं लोग, निकाल लाते हैं पानी से और पैसे लेते हैं। और वो शिमला में एक जाखू हिल जगह है, शिमला में बालाजी का मंदिर, वहाँ जाते हैं, वहाँ मंकी बहुत शरारती हैं, फेमस है जाखू हिल के, और या वृंदावन के, वो आपके गॉगल स्पेक्स तो छोड़ते ही नहीं, पर्स हो ये हो, फेमस है शरारती बंदर। तो वहाँ पे कोई किसी की कैप ले गया कोई मंकी, तो फिर वो वहाँ के लोकल जाके ले आते हैं, पैसे लेते हैं हर चीज़ के, कैमरा ले गया तो उसी हिसाब से, इस तरह। तो क्या ये भी सर्विस है, इंडिया है यहाँ, ये भी सर्विस है, लोगों का ये भी काम है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो लॉ बनते हैं ना बड़े वास्ट बनते हैं। पर हमने ऐसा भी टाइम देखा है ब्रिटिशर्स का, आप क्या समझते हैं ब्रिटिशर्स बुरे थे? ब्रिटिशर्स ना होते ना अपने यहाँ तो बड़ा अकबर बीरबल ही चल रहा होता है यहाँ पे, मान के चलो। ये लॉ बना कौन गया? ब्रिटिशर्स। आप देखो कि इंडिया में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872 में, 1872। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक काटते हो ये सब करते हो ना, नेगोशिएबल, ये इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, 1881 में चेक काटने के रूल, बिल ऑफ एक्सचेंज के रूल, बैंक ड्राफ्ट के रूल कब बना दिए थे उन्होंने इंडिया में? 1881 में। अंग्रेजों के यहां कब बने होंगे सोचो? इंडिया में बना दिया था उन्होंने एक्ट 1881 में। उनके अपने यहां तो कब का बना होगा? और भी पहले। तो वो कितने पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। कोर्ट उन्होंने बना दी, अपने कोर्ट वोट नहीं थी, ये वकील और ये सब कुछ उन्होंने चलाया सिस्टम। चलो मानते हैं कि वो फेयर नहीं थे, वो जजमेंट ऐसी ही देते थे, फेयर नहीं होती थी, टांगो ऐसी, चलो। पर फिर एक सिस्टम तो फिर भी था ना, कि वकील था, डिबेट होती थी, सारा सिस्टम था, फिर ही पनिशमेंट मिलती थी। और उससे पहले क्या थे? राजा लोग, बीरबल ने कह दिया, अकबर ने मान लिया, टांगो इसे फांसी। सुनवाई होती थी, कोई सिस्टम था? कोई बोल नहीं सकता था, कुछ नहीं। कम से कम एक सिस्टम तो बना दिया उन्होंने। मोतीलाल नेहरू का नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू के फादर साहब मोतीलाल बड़े फेमस एडवोकेट थे। सुभाष चंद्र बोस बड़े फेमस एडवोकेट थे। गांधी जी बैरिस्टर थे,
एडवोकेट थे, अफ्रीका से करके आए थे। तो आपने देखा कि वो उस जमाने में फेमस थे। मोतीलाल नेहरू, आपने सुना होगा उनकी स्टोरी, बड़े फेमस थे। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसके 11-12 गेट बताते थे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। तो उसके हर गेट पे गाड़ी खड़ी रहती थी कि भाई नेहरू जी किस गेट से आ जाएं, ऐसा, इतने रईस। क्योंकि मोतीलाल नेहरू का नाम अच्छा चलता था, अंग्रेजों के अगेंस्ट बड़े केस भी लड़े थे उन्होंने। तो उनका एक बड़ा फेमस केस है, क्या था कि एक बंदे को फांसी सुना दी जज ने, टू बी हैंग्ड, फांसी सुना दी, लिख दिया टू बी हैंग। तो उसे जब चले गए मोतीलाल नेहरू, वहाँ पे फांसी लगाई, गले में रस्सी डाली, तो कहता है खोल दो इसे। कहता आपने ये कहा टू बी हैंग, जुला दिया इसे, बस अब खोल लो, अब हमेशा जुले थोड़ी देने इसको, खोल लो इसे। कहता आपने टू बी हैंग कर दिया इसे, अब बस खोलो इसे। छोड़ गया, वो बंदा बच गया। उसके बाद से रूल बना टू बी हैंग टिल डेथ, भी उसे तब तक टांगे रखो जब तक वो मर ना जाए। तो उन्होंने लॉ की हेल्प लेके, ब्रिटिश टाइम की बात है, बंदे को फांसी से बचा दिया। उसके बाद चला टिल डेथ, उनकी इंटेलिजेंसी की बात बता रहा हूं, ठीक। तो उसके बाद तो अब जज क्या करता है, किसी को फांसी सुनाता है ना, टू बी हैंग टिल डेथ, और वो जो पेन होता है जिससे डिसीजन लिखता है, कलम तोड़ देता है वो पेन कि भाई ये बड़ा बेकार पेन है, किसी का मैं इससे ये जजमेंट दे रहा हूँ, फांसी जिंदगी चली गई तो ये किसी की दोबारा किस्मत ना लिखे, वो पेन उसकी टिप तोड़ देता है जज। ये एक ट्रेंड है ऐसा। पर बाकी लो आपको पता नहीं, वो जो रस्सी है ना जो फांसी वाली, लो है, ये लो में लिखा है, उसको कितने दिन बटर में रखते हैं, बटर में मुलायम हो जाए, ताकि बंदे के चुभे ना और वैसे मर जाए वो बटर में। और वो हैंडल खींचना है ना, जो हैंडल खींचते हैं, वो जल्लाद होता है, उसकी पोस्ट है, आपको जी उसमें क्या हैंडल ही खींचना है, कोई खींच देगा ना। बड़ी बार ऐसा होता है फांसी देनी होती है और वो जल्लाद नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कम लोग ये काम करते हैं, अच्छा काम तो है नहीं, तो वो फांसी टल जाती, फिर कभी देंगे ऐसा करके। तो ये लो है, लो के हिसाब से सारा कुछ चलना पड़ता है, कभी मजाक। ब्रिटिशर्स ने ऐसे भी लो बनाए इंडिया में कि जो चोरी करेगा फांसी, चोरी करेगा फांसी, लूट डकैती करेगा फांसी, और जो एक्सीडेंट से मर्डर करेगा, एक्सीडेंट करेगा, शूट करेगा, 6 महीने जेल। उन्होंने कई जगह ऐसे, बाद में इंडिया ने बदले वो रूल, कुछ आज भी चल रहे हैं। वजह क्योंकि हमारे लोगों के पास तो गन होती नहीं थी, तो शूट कौन करते थे, ब्रिटिशर्स, उनके पास होती थी, हम तो क्या थे आपको पता ही है, वो वहां से आए थे, उनके पास सब कुछ था। तो इसलिए उन्होंने वो रूल क्लोज डाले कि भाई सेल्फ डिफेंस ये वो बच जाते थे। गाड़ियां किनके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास, तो गाड़ी के नीचे आके मरेगा तो उनकी गाड़ी के नीचे मरेगा, तो सजा थी 6 महीने। क्यों? क्योंकि गाड़ियां उनकी थी, वो रूल ऐसे बना दिया उन्होंने। हमारे पास तो बैलगाड़ियां होती थी, तो उसके नीचे तो वैसे ही कोई नहीं आना था। और लूट डकैती कौन करता था, लूटते थे डकैती, चोरी, ठगी, इंडियन, और उसमें उन्होंने कई जगह फांसी की सजा रख दी। उनको पता है अंग्रेज तो लूटते ही नहीं, रियल है। अब चले जो कनाडा में ये हाल, आप कुछ साल पहले का देखो, लोग नहीं लगाते थे घरों में, लोग अब लगाने लग गए, क्योंकि हम पहुंच गए वहां, इंडियन और पाकिस्तानी। साउथ इंडिया में तो अब तक भी कई जगह ऐसा हाल है। फर्स्ट टाइम कोई 20 साल पहले हम लोग गोवा गए, होटल लिया, बालकनी खुली ओपन। मैंने कहा ये क्या यार, ये होटल कैसा है, बालकनी, यहाँ तो कोई कूद के आ जाए। कहता है सर आप साउथ इंडिया में हो। अभी लास्ट टाइम मैं अंडमान गया, मैंने वहाँ जैसे 2 व्हीलर ले लिया, घूम रहे थे लोकल, तो किराए पे दे देते ना, जैसे इस तरह की लोकेशन पे अंडमान निकोबार। तो हमने बीच, एक बीच से दूसरे बीच जाना था, मैम थे, मैं था, जैसे बच्चे थे, तो हमने हेलमेट रखने थे दोनों। मेरे को कोई उठा ले जाएगा। मैंने किसी बंदे से पूछा भैया ये एक बीच पे, मैंने कहा यार कोई लॉकर रूम भी होता होगा जहाँ इसको रख के लॉक लगा दे, हेलमेट ले जाए। वो कहे सर आप अंडमान में हो और पूरा अंडमान ही लॉकर रूम है, यहाँ कुछ घूमता नहीं। फिर हमने ऑब्जर्व किया, वाकई यहाँ तो कोई चोरी ठगी नहीं, लोग क्या सेटिस्फाई हैं, कुछ नहीं उनके पास वहाँ, बस सेटिस्फाई है, यही लाइफ है, बस ये खाना चाहिए अपने को, वो समंदर सी फूड वगैरह मिल जाता है, बस वहाँ कुछ लाइफ में बहुत आगे बढ़ना, बड़े घर कुछ नहीं है, नाइट लाइफ भी जीरो है, मॉल वॉल कुछ नहीं है, गाड़ियों का पेट्रोल पंप नहीं है, ऑयल भी दुकानों पे उसमें मिलता है बटल्स में, मतलब ऐसी लाइफस्टाइल है। तो क्राइम नहीं है। लेकिन अपने वाले जब यहाँ से जा जाके वहाँ रहने लगे ना, तो सारा कुछ शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम। तो जो लो है, एक लड़की ने आके कहा एक बार, सर हम दिल्ली में गए थे, पुलिस वालों ने रोका हमें, पता नहीं क्या हुआ, 100 रुपये लेके हमें एक स्लिप दे दी, किस चीज़ का चालान काट दिया, पता नहीं सर, हमने ऐसे गर्ल स्टूडेंट थी,
तो मैंने पूछा कि वहाँ पे आपने रोड क्रॉस की थी? कहती हाँ। मैंने कहा वहाँ वो रेड वो लाइनें लगी थी? कह ना। मैंने कहा तुम्हारा चालान इस चीज़ का हुआ है। इंडिया में लॉ बन गया है कि जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग लगी होती है ना, अगर कहीं और से की पुलिस पकड़ के चालान कर सकती है 100 रुपीज़ का, तो आपने जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी थी। वो क्योंकि वो जो ड्राइवर है उनको पीछे वो इंडिकेटर दिया होता है कि आगे क्या है, मैं पेडिस्ट्रियन के लिए है, आप स्लो कर लो, तो इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग से लो तो बना दिया, चलो उनका वहाँ चलान हो गया। बट स्मॉल सिटीज़ में क्या करें, यहाँ तो जेब्रा क्रॉसिंग होती नहीं, और अगर होती भी है तो 2-4 दिन में वो हट जाती है, फिर उसके बाद वही सिस्टम चलता है। स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेसेस पे आपको पता है क्राइम है, ये भी लॉ है। सिगरेट पे भी एक्ट है, स्मोकिंग नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है, अब आपको जी रोकेगा कौन, किस किस का चालान करें, किस किस को पकड़े? पुलिस वाले खुद करते हैं स्मोकिंग, ऐसा होता है। अब वही चीज़ है, मैं तो खुद कहता हूं कि लॉ ऐसे नहीं बनाने चाहिए जो फॉलो ना हो सके। आपके पेरेंट्स, सचिन, ऋतिक को इनके पेरेंट्स ने कह दिया बेटा सुबह 9 बजे जाना है ट्यूशन, 1 बजे तक आपकी क्लास है, उसके बाद आपने 1-2 घंटे इधर एंजॉय करना है, फिर ये पढ़ना है, फिर रात को इतने बजे आना है, फिर ये करना है। ये अगले दिन कुछ नहीं फॉलो करता। ये पेरेंट्स फिर समझाते हैं ना जी मोबाइल सब कुछ मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो इसमें इंसल्ट किसकी है? पेरेंट्स की। अगर उन्होंने इनको समझाया भी ऐसे ऐसे करना है और ये नहीं फॉलो करता भी, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, चलना इनके हिसाब से, पेरेंट्स का जोर नहीं चल रहा, तो इट मीन्स उनकी इंसल्ट ही हो रही है ना। तो इससे अच्छा आप ऐसा डिसिप्लिन बनाओ ही ना जो फॉलो हो ही नहीं सकता। बच्चे हैं, मॉडर्न टाइम है, तो बच्चे इस हिसाब से एक वो सिखाया हुआ पाठ के ऐसे ऐसे लाइफ ऐसे नहीं चलता आजकल। वो खुद समझदार है, छोड़ो उसे, वो अपने हिसाब से सारी मैनेजमेंट करेगा, जब टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैनेज करके स्टडी करेगा, घूमेगा, मोबाइल चलाएगा, सब चलाएगा। ऐसा तो हमें लो भी कुछ ऐसे क्यों नहीं बनाने चाहिए? हम ऐसे ऐसे रूल थोप देते हैं, फॉलो फिर नहीं होते, उनका फायदा क्या? आपने कभी पनवाड़ी की दुकान देखी होगी, पनवाड़ी समझते हो, जो ये सिगरेट बेचता है या पान बेचता है, ऐसे दुकानें नहीं होती छोटी छोटी, तो वो आते जाते आपने उस पर एक बोर्ड लगा देखा होगा कि अंडर 18 को जो सिगरेट या टबाकू बेचना क्राइम है। लो बना दिया सरकार ने कि अंडर 18 को अगर आपने सिगरेट या टबाकू बेचा ना, तो ये कौन पनिश होगा इसमें? शॉपकीपर। अब बोलो, जो स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए नहीं है लो, और जो वो पी रहा है वहां पे स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए लो ना बना के जो दे रहा है उसको स्मोकिंग मटेरियल उस पे लो। तो सोचो ना प्रैक्टिकल कितना मुश्किल है कि एक बंदा गया, भाई साहब 2 सिगरेट देना, ये लो 10 रुपए या 5 रुपए, तो क्या दुकान वाला उसको ये कहेगा बेटा मैट्रिक का सर्टिफिकेट ला तेरा या चेक करूंगा तू 18+ है कि नहीं? कितना मुश्किल है ये काम। तो आप लो बना रहे हो, सोचो उसके लिए तो कोई रूल नहीं। क्यों नहीं उसके लिए रूल? माइनर का तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। माइनॉरिटी के बेनिफिट आपको पता ही है, माइनॉरिटी तो एक क्राइम करने का लाइसेंस ही है, ये समझ लो। उस पर पनिशमेंट बहुत कम है। मैक्सिमम माइनर को 3 ईयर के लिए करेक्शन हाउस में भेज सकती है सरकार, बस करेक्शन हाउस कह लो या रिहेबिलिटेशन, सुधारने के लिए। क्राइम कर दिया उसने, मर्डर वर्डर कर दिया, सरकार कहती जी अभी अंडर 18 है, ये बच्चा है, इसका ब्रेन उतना डेवलप ही नहीं हुआ, इसको पता ही नहीं मर्डर गलत सही, सुधारो इसे, 2 साल वहाँ भेजो। और रिहेबिलिटेशन में खूब बढ़िया खाते हैं, ऐश करते हैं वहाँ ये बदमाश, और वहाँ से 2 साल बाद सुधर के नहीं निकलते, वो बड़े बदमाश बन के निकलते हैं, बड़े क्रिमिनल। ऐसा सिस्टम है। तो माइनर के अगेंस्ट तो लो बना नहीं सकते, और दुकान वाले पे रूल बना दिया। प्रैक्टिकली दुकान वाला फंस गया, या तो व्यापार बंद कर दे अपना, ये थोड़ी देखता रहेगा सर्टिफिकेट अंडर 18 कौन सा है। तो मीन्स लो बड़े बना दिए गए इंडिया में। SECA एक्ट भी है। हमारे सिलेबस के अंदर जो है बिजनेस लॉ को रखा गया है। बिजनेस मीन्स, हाँ बिजनेस की डेफिनेशन कौन देगा? बिजनेस मीन, हाँ जी बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? कोई बात नहीं, एफर्ट करो। और कोई, इन्होंने कहा कोई भी काम जो प्रॉफिट के लिए करते हैं। कोई और? यस, सिंपल इतना ही। एनीथिंग डन टू अर्न लाइवलीहुड, बस। आपा ने अपनी लाइफ नहीं चलानी, लाइवलीहुड, तो उसके लिए कुछ भी करते हैं, दैट इज बिजनेस। मैं पढ़ा रहा हूं तो फीस,
दुकानदार सामान बेच रहा है तो उसने अपने सेल के पैसे लेने हैं, कमीशन एजेंट कमीशन ले रहा है। एनीथिंग डन टू अर्न लाइवलीहुड, दैट इज बिजनेस। प्रॉफिट मोटिव के साथ कमाने के इरादे से कुछ भी करें, दैट इज बिजनेस। इट इंक्लूड्स ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन, सब इसमें कवर होता है। हाँ, सारे बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं। लीगल भी तो आना चाहिए ना, लीगल भी तो। हाँ, वो बात अलग है भाई, लीगल बिजनेस है या नहीं, वो एक अलग इशू है। बाय लॉ अपा पढ़ेंगे क्या पार्टनरशिप मानने ना मानने, लेकिन बिजनेस तो है ही है। ये बिजनेस की डेफिनेशन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही कि भाई सही वाला या गलत वाला। मैं तो ये लॉ में तो वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं तो बिजनेस का जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं कि बिजनेस क्या होता है, कुछ भी व्यापार किसी भी चीज का, दैट इज बिजनेस। ठीक है, बड़ा वास्ट मीनिंग हो गया इसके अंदर। अब गलत क्या है, सही क्या है, अब लॉ डिफाइन करेगा उसको। ठीक है, जनरल सेंस क्या है वो। तो बिजनेस से रिलेटेड लॉ बिजनेस लॉ। अब क्या होगा, आप सीए बन जाओगे, ऑफिस में बैठोगे तो आपके पास कोई ऐसा केस नहीं आएगा, सर देखना जी डिवोर्स चाहिए, वाइफ बहुत पीटती है, पीछा छुड़वा दो मेरा। ये केस आएगा आपके पास? नहीं। ये किनके पास आएगा? एडवोकेट साहब के पास। ऐसी होता है कई बार, बंदे को सामने वाले को समझ नहीं होती, वो कहता है जी ये काम किसका है पता नहीं होता, तो आ जाता है। ऐसी एक आदमी भागा भागा हाँफता हुआ, सांस चढ़ा हुआ है, अभी काफ़ी दूर से भागता हुआ है, पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है, पोस्ट ऑफिस में। क्या सर मेरी बीवी गुम गई है। वो कहता है भाई पुलिस स्टेशन जा, यहाँ क्यों आया? कहता पता नहीं जी, खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। वो वाली बात हो जाती है कि बंदा आ जाता है ऐसे एडवाइस लेने। ये हमारी फील्ड नहीं है, हमारी फील्ड क्या है? बिजनेस लॉ की। एक बंदा मेरे पास आया, बिजनेस लॉ का काम हमें एडवाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, एडवोकेट सारे केस देखते हैं, तो क्रिमिनल, मर्डर, मारपीट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सब कुछ देखते हैं, हम बिजनेस से रिलेटेड झगड़े। तो एक बंदा है मेरे पास, मेरे घर के पास, बस स्टैंड के पास मेरा रेजिडेंस है, तो मेडिकल शॉप थी उनकी, कोई जान पहचान वाले थे, 2 लोगों का इकट्ठा काम था मेडिकल शॉप। वो मेरे पास आ गए, सर यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा यस सर, आई हैव टू प्रिपेयर डिसोल्यूशन डीड, हमें हमारा डिस्प्यूट है, सर आप डिसोल्यूशन डीड लिख दो। डिसोल्यूशन डीड, डिसोल्यूशन डीड मीन्स वी आर सेपरेटेड, वी हैव नो कंसर्न विद ईच अदर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर वंस एक्ट, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, आज के बाद हम अलग हैं, ये वो, डिसोल्यूशन डीड लिख दो। मैंने कहा जी लिख देंगे, हमारा काम है, फीस ले लेंगे अपनी, डिसोल्यूशन डीड लिख देंगे। 2 लोग आए मेरे पास, मैंने कहा जी आप पार्टनरशिप डीड दे दो मेरे को, पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप के लिए बनाया है वो डीड दे दो, मैं डिसोल्यूशन डीड बना देता हूं। एक्चुअल में डिसोल्यूशन डीड के बनता है पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट, भाई ये कब हुई उसके अगेंस्ट बनता है, भाई अब ये जो इस डेट को बनी थी अब क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो जब मैंने उनको कहा ना प्लीज मुझे आप अपना पार्टनरशिप डीड दे दो, वो एक दूसरे का फेस देखने लग गए दोनों, ये क्या मांग रहा है पार्टनरशिप डीड। मैंने कहा वो कहता वो तो नहीं है, बनाई नहीं। मैंने कहा ये तो वही बात होगी, डिवोर्स विदाउट मैरिज। भाई मैरिज तो हुई नहीं, मैरिज तो वैसे ही इकट्ठे रहने लग गए, मैरिज की नहीं लीगली, और डाइवोर्स पक्के वाला चाहिए कि दिक्कत ना आ जाए। तो मैंने उनको कहा अभी जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है आपके बीच, जब है ही नहीं कोई ऐसा, इकट्ठे मिलके काम करने लगे, वो पैसे डाल के प्रॉफिट आता बांट लेते, वैसे जैसे इकट्ठे हुए वैसे अलग हो जाओ, शादी की नहीं मिलके रहते हैं तो भैया ऐसे अलग रहने लग जाओ बस। डिवोर्स तो ही होगा ना, कोर्ट पूछेगा ना शादी की डेट क्या है, बिल्कुल वैसे ही। तो वो बेचारे कहें जी डिसोल्यूशन डीड, डिसोल्यूशन डीड, भाई डिसोल्यूशन डीड नहीं बन सकता, उसमें लिखा जाएगा पार्टनरशिप कब हुई। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, हमें ऐसी नॉलेज ऐसी गाइडेंस लोगों को रेंडर करनी है। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर पढ़ेंगे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19, फिर करेंगे हम पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट 2008 में बना, 9 में एप्लीकेबल हुआ, और फिर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कंपनीज एक्ट 2013। ये वैसे ज्यादा तो सीए इंटरमीडिएट में है, हमारे पास तो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसका नेचर, इस तरह का हमारे पास रहता है। चलो
ये सारे बिजनेस लॉज हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ने। सेकंड वो इंग्लिश का थोड़ा पोर्शन है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तो वो अलग से देखेंगे। चलो, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस के डिस्प्यूट। जैसे पार्टनरशिप है, 32 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, घर तक भी बिक जाता है, ऐसा होता है ना। जबकि यूएस के अंदर जो इंडिविजुअल होता है ना अकेला, उसकी भी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड, कि वो भाई दुकान है, घर अपना है, दोनों का आपस में कोई कंसर्न नहीं। बिजनेस में घाटे पड़ गए, उसके घर तक नौबत नहीं आती। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। बिजनेस में लॉस आ गया ना प्रोप्राइटर को, अनेबल है वो लायबिलिटी मीट आउट करने में, तो उसका घर बेच के भी ले सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक एक्ट आ गया है नया, एलएलपी एक्ट 2008। अच्छी बात है, ये अपने इंडिया का एक्ट है, ठीक, क्योंकि वो 32 तो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। पहले ये वाला सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं होता था, तो ये रूल भी किस में पढ़ते थे? कॉन्ट्रैक्ट में। पार्टनरशिप के भी सारे रूल किस में पढ़ते थे? कॉन्ट्रैक्ट में। बाद में जब जब जरूरत हुई तो इन्होंने उसमें से वो रूल निकाल दिए, पार्टनरशिप के डिस्प्यूट और गुड्स से रिलेटेड डिस्प्यूट अलग एक्ट बना दिया। बाकी रूल आज भी कॉन्ट्रैक्ट में है। पार्टनरशिप में झगड़े होते हैं, उनका क्या सॉल्यूशन होगा, ये पार्टनरशिप एक्ट बताएगा। क्या हुआ? 3 पार्टनर है, क्या नाम है आपका? मोहित, तुषार और यश। 3 पार्टनर हैं। इन तीनों ने क्या किया? तुषार और यश ने क्या किया? मोहित को एक्सपेल करना चाहते हैं। मोहित को कहते हैं तू चल भाई, कल से तेरी छुट्टी, तेरा अपना हिसाब ले, पैसे ले, कल से मत आना। ये दोनों पूछते हैं क्या हो गया भाई साहब? पूछता भी मेरे को क्यों निकाल रहे हो? क्या यार 3 लोगों में क्या बांटने हैं प्रॉफिट, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, 2 ही बांटेंगे हम। क्या ये सही है? ये तरीका सही है? ये कोर्ट में चला जाएगा। इन दोनों ने कहा जी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है मेजोरिटी के साथ किसी भी पार्टनर को निकाला जा सकता है, कि हम 3 में से 2 लोग कह रहे हैं निकालो मोहित को, तो हमारी मेजोरिटी है। लेकिन मोहित भी पढ़ा लिखा है, इसने आगे बोला सर निकाला तो जा सकता है, एक्ट में लिखा है, पर वहां यह भी लिखा है विद गुड फेथ। कोई मैंने मिसकंडक्ट किया क्या, कोई ठगी धोखा किया क्या जो मुझे निकाल रहे हो? इसलिए मेरा एक्सपल्शन, मुझे निकालना क्या है? गलत। ये कोर्ट में गया। अब ये तो एडवोकेट की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है कि लॉ में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग कौन सही कौन गलत। कोर्ट ने देखा कि मोहित सही कह रहा है, इसे निकालने की कोई वजह ही नहीं है, इसने कोई ठगी, फ्रॉड, कोई हिडन प्रॉफिट अर्न किया, कुछ भी नहीं। ये तो वैसे ही निकालना चाहते हैं कि 3 से अच्छे 2 हैं, या किसी पंडित ने कह दिया 3 तो वैसे ही अच्छा नहीं होता, 3 का नंबर या तो 4 हो जाए या 2, तो इन्होंने कहा 2 ही सही है। क्या ये सही तरीका है? नहीं। कोर्ट ने मोहित को क्या कर दिया? री इंडक्ट। चल मोहित तुझे देखते हैं कैसे निकालते हैं। पार्टनरशिप में वापिस भेज दिया। अब अगर आपने मोहित को तंग किया तो कोर्ट क्या करेगा? क्या कर सकता है कोर्ट? फिर लास्ट ऑप्शन कोर्ट के पास रहता है, फर्म इज टू बी डिसॉल्व। दुकान क्या कर दी जाए? डिसॉल्व, हिस्सा बांट दिया जाए। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। क्लियर? जो आप पढ़ते हो कि बस चलो मोहित का मूड नहीं है खुद फर्म में चलने का, मोहित इज नॉट इंटरेस्टेड टू बी पार्टनर मोर, नहीं चाहता, ये चाहता है फर्म इज टू गेट डिसॉल्व। ये दोनों कह रहे हैं, तुषार और जो यश है, कह रहे भाई तुझे दिक्कत है, तू चला जा, तुझे प्रॉब्लम है, तू फर्म से रिटायर हो, अपना शेयर ले, फर्म से जा, हमें तो काम करने दे भाई, गुडविल के पैसे ले ले, सब दे देते हैं, वी वांट टू कंटिन्यू फर्म। ये दोनों चाहते हैं। ये कहा ना ना यार अपा तो बंद ही करेंगे यार दुकान, तुम भी ना चलो मैं भी ना चलूँ, दुकान बंद, बेचें सब कुछ, डिसोल्यूशन करते हैं। ये दोनों चाहते हैं फर्म चले। ऐसा क्यों? ये मोहित को क्या फायदा अभी सारी बंद करवा के? मोहित क्यों कह रही है? कोई और? इसको हम कह रहे हैं भी तू रिटायर हो जा, पैसा ले, हिसाब कर, तू फर्म से रिटायर होके चला जा, तुझे हमसे क्या दिक्कत है, हम दोनों बिजनेस चलाते हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है, हमें भी क्यों परेशान कर रहा है? कहता मैं ना रहूंगा ना तुम्हें रहने दूंगा। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके पीछे क्या वजह है? मोहित क्यों चाहता है फर्म डिसॉल्व हो? कौन बताएगा? कुछ और
करो एफर्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे हम न्यूमेरिकल कितना ही पढ़ लें। सुनो, अब आप अगर इसे रिटायर करोगे तो क्या करोगे, आज की वैल्यू दोगे ना भाई। आज इसकी कैपिटल 10 लाख है तो ये 10 लाख थोड़ी लेगा, ये कहेगा आज की वैल्यू जिस बिल्डिंग में अपा बैठे हैं वो ली थी 40 लाख की, आज 1 करोड़ की है, कितनी बढ़ गई 60। क्या बनाओ, रीवैल्यूएशन बनाते थे। रीवैल्यूएशन में 60 लाख रुपए प्रॉफिट आता था, तीनों के रेशियो में बढ़ता था, सपोज 1-1-1, तो 20 लाख कैपिटल और बढ़ गई, 10 + 20 क्या होगी 30। यश बोलता है फिर आओ बेड डेट्स का भी हिसाब लगाते हैं। जो बुक्स में डेटर दिख रहे हैं वो कह रहा है जी वो ज़्यादा दिख रहे हैं 15 लाख, चलो लेस कर लेते हैं, तो वो 5 कैपिटल कम हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन से सही कैपिटल का शेयर बन जाएगा ना, तो करते हैं ना पर रिवैल्यूएशन। पर ऐसा है, रिवैल्यूएशन होना और एग्जैक्ट पोजीशन में फर्क होता है हमेशा। मैं अगर किसी से पूछूं यार ये पार्किंग वाला प्लॉट कितने का होगा, सामने अब व्हीकल आपने वहां लगाए होंगे सामने, कितने का होगा, तो एक बंदा बता रहा है हाँ जी इतने का बिक जाएगा, और एक एक्चुअल बेचना, इसमें हमेशा फर्क रहता है। एक्चुअल पोजीशन, अगर मैं आपको कह दूं हाउ कैन वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई पूछ ले। और आप हम बिजनेस के सही प्रॉफिट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अपा जो P&L बनाते हैं ना, ट्रेडिंग P&L से प्रॉफिट, वो बेस्ट एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं। क्योंकि आप तो एक आइडिया से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, स्टॉक की वैल्यू लिख रहे हो, ठीक, एग्जैक्ट तो नहीं पता ना कि मशीन 10 लाख की, चलो 10% लगाया 1,09,000 की रहेगी। लेकिन जब बेचोगे तो पता लगता है, वो पता लगे 7 की ही बिकी। तो बिजनेस का सही प्रॉफिट तब तक नहीं कोई जान सकता एग्जैक्ट टिल द लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस बंद ना हो जाए। मान लो मैंने 1 करोड़ लगाया, बिजनेस किया 3 साल, और कोई पैसा लगाया नहीं, निकाला नहीं, ना ड्राइंग की ना मैंने एडिशनल लगाया, 1 करोड़ लगाया, सारा कुछ बेच दिया 3 साल बाद, बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, डेटर से ले लिए, क्रेडिटर को दे दिया, बैंक लोन दे दिया, तो मैंने देखा मेरे पास बचा क्या 1 करोड़ 30 लाख। तो मैंने लगाया क्या था 3 ईयर बैक 1 करोड़, 3 ईयर आफ्टर मेरी जेब में कितना आ गया सब बेच के 1 करोड़ 30। ये है 3 साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट जो मुझे बचा, कितना 30 लाख। लेकिन इतना एग्जैक्ट कोई निकालना चाहेगा कि दुकान ही बंद करनी पड़े? किसी से संत महात्मा ने से किसी ने पूछ लिया, कहता है बाबा जी आप तो कहते जी वहाँ स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में ये ऐश है वो ऐश है, नरक में ऐसे पिटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भाई आप बता बता के डराते रहते हो, भी सच्चाई क्या है, भी क्या ये सब कुछ है भी कि नहीं? बाबा जी कहते हैं भी ज़्यादा एग्जैक्ट जानना है तो तुझे मरना ही पड़ेगा भी फिर तेरे को ज़्यादा पता लग जाएगा सही में, बाकी तो मैं कह ही रहा हूँ। तो वो नहीं चाहेगा कोई, बिल्कुल ऐसी एग्जैक्ट प्रॉफिट कोई जानना नहीं चाहेगा, एस्टीमेट ही लगाते हैं हम लोग। चलो, तो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन क्यों चाहता है? ये कहता है यार ये रिवैल्यूएशन सही नहीं होते जो आप कर लेते हो ना, रिवैल्यूएशन बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़, बेड डेट्स इतने हो जाएंगे, क्लेम कोर्ट में केस चल रहा है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, क्या पता कितने पैसे देने पड़े, ठीक है, एग्जैक्ट तो पता लगाना मुश्किल है जब तक जजमेंट ना आ जाए। अंदाजे से रिवैल्यूएशन बनाते हैं और इसे ऑब्जेक्शन है, क्या ये जो बिल्डिंग कह रहे हैं ना 1 करोड़ की, क्या मेरे हिसाब से तो ये 2 करोड़ की है, ये रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, कह रहे हैं जी 40 लाख वाली 1 करोड़ होगी, मेरे हिसाब से तो 2 करोड़ की बिकेगी। तो ये नहीं चाहता कि भी ऐसी मुझे गलत तरीके से आर्बिट्रेरी बेस पे शेयर दे के कैपिटल बताएं, ये चाहता है सब एग्जैक्ट हो, बंद करो, बेचो सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर, फिर मुझे हिस्सा मिलेगा, रियलाइजेशन बनाओ बजाय रिवैल्यूएशन के, इसलिए चाहता है ये। ऐसा हो सकता है डिसॉल्व करनी पड़ जाए, अगर कोई चैलेंज करे तो डिसोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि वजह है ना, साफ सामने वजह है भी, आपको क्या दिक्कत है, बांटो फिर इकट्ठे हो जाना, फिर तो नहीं रोक पाएगा ये, फिर आप दोनों पार्टनरशिप कर लेना। लेकिन अभी तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिसोल्यूशन राइट है। ऐसे ही हुआ, एक केस भी पढ़ते हैं हम लोग, क्या था, 3 पार्टनर थे A B C, 3 पार्टनर थे, किसी पार्टी फंक्शन में B की वाइफ ने C की वाइफ को पीटा, कोई बात होगी कहा सुनी, और B की वाइफ ने C की वाइफ को पीट दिया। अब C की वाइफ पिटी है तो नो डाउट उसके हस्बैंड को बुरा तो लगेगा ही, उसकी वाइफ पिटी है, तो C क्या करता है, A के जाके कान भर देता है, कहता है ये B बंदा सही नहीं है, ये तो नहीं कह रहा कि इसकी वाइफ सही नहीं है,
ए को कहता है ये बंदा सही नहीं है, आपा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, सी कह रहा है ए को आपा बी को निकाल देते हैं। उन्होंने बहाना बना के बी को एक्सपेल कर दिया, अभी छुट्टी, कल से तेरा हिसाब कर देंगे। बी कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने सारी स्टडी करके देखा भी इसको निकालने की वजह बिजनेस का कोई मिसकंडक्ट नहीं है, बी ने कोई बिजनेस में तो गलत काम नहीं किया ना, बल्कि क्या ये तो पर्सनल डिस्प्यूट है फैमिली का, इस वजह से बिजनेस से रिटायर करना किसी को फोर्सफुली गलत है। कोर्ट ने बी को वापस क्या कर दिया, इंडक्ट कर दिया। ये चीज है, कोर्ट रीजन देखता है। क्या हुआ, दिल्ली में एक सीए ऑडिट कर रहा था किसी बैंक के जर्नल ऑफिस की, सामने वालों ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को कंप्लेंट कर दी सीए की। सीए के सामने वालों के डिस्प्यूट तो देखो होंगे ही, जब हम किसी की गलती ढूंढने जाएंगे तो सामने वाला हमें गलत बोलेगा ही, ठीक है ना, मान के चलो, इसके लिए आप तैयार रहते हैं भी ये तेरा ये गलत है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, तो सामने वाला ये तो कहेगा नहीं कि हाँ मैं फ्रॉड हूँ, ये सीए साहब सही है, वो यही कहेगा सीए तंग करता है जी, ब्लैकमेल करता है जी, पैसे मांगता है, ये है वो है। उन्होंने ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को कंप्लेंट कर दी सीए की कि सीए फेयर नहीं है, बायस्ड है, गलत तरीके से ऑडिट कर रहा है। उन्होंने उसे वहाँ से रस्टिकेट कर दिया, भाई टर्मिनेट करो सीए को, ऑडिट छोड़ दी। सीए कोर्ट में चला गया, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मुझे हटाने वाला कौन होता है, इसके पास पावर ही नहीं है, मुझे किसी ऑडिट से हटा दे, ये पावर नहीं, अपॉइंट करने की पावर रखते हैं ये, मुझे हटाने की नहीं। तो कोर्ट ने सारी बात सुन के लॉ में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग यही लिखा है कि कंपनी सीए को अपनी मर्जी से रख तो सकती है, अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती। कोर्ट ने कहा ये सीए कंपनी में दोबारा आएगा, और अब वो चोट खाया हुआ आदमी है, कितना खून चूसेगा आप समझ सकते हो वहाँ आगे। क्या सीए को लगाना उनके हाथ में है, हटाना नहीं। कंपनी में लग गया, मान लो राम कुमार कंपनी में अपॉइंट हो गया, लोग कहता है जी उसे हटाना है, ऐसे तो फिर जिस दिन सीए ने डायरेक्टर की गलती ढूंढी तो आप तो उसे हटा दोगे, फिर वो चेकिंग सही कैसे होगी, ट्रांसपेरेंट कैसे होगी। तो उन्होंने रूल बनाया कि सीए को हटाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मोदी सरकार है अब, उनको लिखो, वहां से परमिशन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, कंपनी को सबूत मांगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के सीए के खिलाफ सबूत दो, इसने कुछ गलत किया, वहां की परमिशन के साथ, और शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ कंपनी के, सीए को अपनी बात रखने दो वहां, फिर वो शेयर होल्डर कहेंगे कि सीए ने गलत किया, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी, तब हटाया जा सकता है। अब ये दोनों ही काम मुश्किल है, क्योंकि शेयर होल्डर कहाँ बैठे हैं, आपको कंसेप्ट पता ही है कंपनी का, शेयर होल्डर तो खुद चाहते हैं सीए तो है तो हम हैं, क्योंकि हम तो कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये डायरेक्टर ही गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो ये कम से कम सीए आके इनकी गलतियां ढूंढता है तो ये हमारे फायदे की बात है। वो तो सीए की रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्यों सीए के अगेंस्ट बोलेंगे, वो तो कहते हैं ये डायरेक्टर ही गलत होंगे, और सरकार क्यों बोलेगी। तो सीए को हटाना पॉसिबल नहीं है, बहुत पावरफुल पोजीशन पे आ जाता है, लगाओ अपनी मर्जी से, हटेगा वो अपनी मर्जी से, हटता नहीं, ये लॉ है, लॉ में लिखा है। तो ऐसे ही कोर्ट ने बी को क्या कर दिया, इंडक्ट। बाकी तो इंटेलिजेंस एडवोकेट की चलती है, लॉ की लैंग्वेज के ऊपर जज भी नहीं है, याद रखना। जज कैसे डिसीजन देता है, जो उसमें लिखा है। एक ना रुचि का मर्डर केस था, एक सुसाइड केस था हरियाणा में, और आईजी होता है जनरल पुलिस, आईजीपी, तो वो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, डीजीपी था कि आईजीपी था, उसके अगेंस्ट था, उसने किसी लड़की को परेशान किया, उसने सुसाइड कर लिया। चलो उसके बाद क्या था, वो केस चला बड़ा कुछ, उसको 2-3 साल जेल में पकड़ भी लिया, जेल में डाल दिया, केस चलता रहा, केस चलता रहा, चलता रहा, उसको 3 साल की पनिशमेंट सुनाई, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली कि किसी को इतना उसने कंपेल कर दिया हो, तो कोर्ट ने उसे 3 साल के लिए पनिश किया, पोस्ट तो उसकी वैसी चली गई थी। उसके बाद कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है 3 साल जेल में काट चुका था, सजा पहले बिना ही पनिशमेंट के कोर्ट ने छोड़ दिया। अब वो कोर्ट से निकला हंसता हुआ जैसे, तो अब दुनिया बवाल मच गया न्यूज़ में कि कैसा जस्टिस है, ये है वो है, ऐसे छोड़ दिया। अब लोगों को ये तो नहीं पता उस केस में लॉ में ये लिखा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 साल। केस ही ऐसा है, उसमें लिखा ही लॉ में क्या है कि 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं है। जज अपनी ओर से सुना दे क्या, जज ऐसे मेरा मन कर रहा है इसको फांसी दे दूं, क्या जज ऐसे फांसी दे सकता है? लॉ में लिखना पड़ेगा ना। माइनर बड़े बड़े क्राइम करता, आपने देखे ही है माइनर्स के क्राइम, तो लॉ में लिखा है कि 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, तो जज फैसला सुना दे। मेरे एक जज से बात हुई, ब्रदर मेरा एडवोकेट है, मैरिज में कोई मैडम आए जज कुरुक्षेत्र से,
तो वो मैम बैठे थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। उन दिनों में केस हुए थे, माइनर ने बड़े बड़े क्राइम किए जैसे, तो माइनर पे बात आ गई कि मीडिया पब्लिक को पता ही नहीं, लॉ में लिखा है, जज क्या करें, या तो लॉ बदले जाए इंडिया के। कहती जी एक माइनर आ गया हमारे पास कोर्ट में और उसने ना अपनी माँ का मर्डर कर दिया था। कहती मैंने पूछा कि बेटा तूने क्या किया? कहता वो अकड़ के खड़ा था, कहता गला रेत दिया था। गला रेत देना, वो मैडम है, उसको ये वर्ड सुना नहीं कहीं उसने, पढ़ी लिखी सोसाइटी से, तो उसके असिस्टेंट ने बताया जी ये रेत देने का मतलब होता है गला काट देना। तो ये कह रहा भी गला काट दिया था। तो मैडम सुन के परेशान, जज। तो इस बीच ब्रेक हो गया, अनाउंसमेंट आनी थी। कहते हम टी ब्रेक हुआ, अब मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि क्या मेजरमेंट है। कहती मैं बड़ी परेशान भी, बच्चा क्या ये तो क्रिमिनल है, तो इतना अकड़ के खड़ा है भी, अपनी माँ का मर्डर कर दिया चाकू मार के, इसे अफसोस नहीं है माइनर, अब क्या करे। वो कहती सजा ही 3 साल है, वो भी सुधारने के लिए। अब वो कहाँ से 10 साल सुना दे, जज के तो हाथ बंधे हैं ना, कि वही साल मैंने 2.5 ईयर का उसे रिहेबिलिटेशन में भेज दिया, सरकारी रोटियां खाएंगे फ्री में, वहाँ बैठेंगे और क्या पलेंगे वहाँ तो फ्री में, क्या करें। फिर जब ऐसे केस हुए तो अब सरकार ने कुछ हीनियस क्राइम में, मर्डर, डकैती, इस तरह के केसेस में माइनॉरिटी की एज घटा के 16 कर दी, 18 से घटा के 16 ऐसे एज कर दी, उसमें मेजर माना जाएगा 16 प्लस को। तो ये लॉ है, लॉ बदल कौन सकता है? लॉ चेंज करना हो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा हमारे नेताओं के हाथ में। और आपको जी नेता 50% ऐसे हैं जिन पे खुद क्राइम के केस चल रहे हैं, क्रिमिनल हैं, आधे पढ़े लिखे नहीं। राबड़ी देवी का नाम सुना होगा आपने, राबड़ी देवी का नाम सुना है? लालू यादव की वाइफ, बिहार में 15 साल सीएम रहेगी, अनपढ़ इलिटरेट लेडी, 15 ईयर बिहार में चीफ मिनिस्टर रहेगी। तो ये तो देश का हाल है, इलिटरेट लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, मान के चलो। और आपको एक मिनिस्टर का पीए जानते हो कौन है? पीए कौन होता है? आप देखो मिनिस्टर बना दिया, पढ़ा लिखा है नहीं, उनके जो पीए होते हैं ना वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। बोलो आईएएस ऑफिसर, इतना टफ टेस्ट, इंडिया का टेस्ट दे के बंदा आईएएस बनता है, क्या वो नेताओं की चमचागिरी करने के लिए बनता है? वो नेता के अंडर पीए लगा देते हैं उनको। बोलो अब वो पीए बताता है नेताजी को, सर ये स्टेटमेंट देनी है, ऐसे कहना है, ऐसे काम करना है। नेताजी तो इलेक्शन जीत के आ गए, तो पीए पढ़ा लिखा है, वो मिनिस्ट्री ऐसे चलती है। यानी नेताओं के अंडर इतने पढ़े लिखे लोग चल रहे हैं, बोलो आईएएस ऑफिसर चल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, हमारे लॉ जो हैं इस तरह से फ्रेम आउट नहीं हो पाते। एक बड़ा फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का, बड़ा फेमस केस है। बच्चे ने किसी सेठानी मोहरी बीबी से लोन ले लिया, बच्चे ने, धर्मदास ने लोन ले लिया और उसे रिटर्न पेपर पे दे दिया कि आई विल पे इट, और उसने ये भी कह दिया कि आई एम मेजर हूं। जैसे बच्चे ने सामने वाले के सामने ना केक काटा जिसपे कैंडल 20 की लगी है, देखो शातिर बच्चा। जैसे बच्चे ने किसी से लोन मांगा, सामने वाला सोच रहा है मैं लोन दूं कि ना दूं, कहीं ये माइनर तो नहीं है, कहीं मैं लोन दे दूं फिर माइनर से लेना मुश्किल हो जाता है बाय लो। तो सामने वाले बच्चे ने ना सामने वाले को कन्विंस करने के लिए ड्रामा खेला, जाल बिछाया, ट्रैप। जब वो सामने वाले ने, सेठ ने आना है, उससे पहले घर में 2-4 दोस्त बुलाए, बड़े सेलिब्रेट करने के बहाने कैंडल लगाई उस पर 20 की। जब सामने वाला आया, केक काट रहा है वो बच्चा, 20 की कैंडल लगी है। सामने वाले सेठ के माइंड में तो पिक्चर क्लियर होगी कि 20 की कैंडल लगी है, या तो ये 20 का हो गया या 19 का तो हो ही गया, 20वां शुरू है, केक काट रहा है 20 की कैंडल, तो ये मेजर है। उसने सवाल ही नहीं पूछा कि तुम मेजर हो के माइनर, लोन दे दिया, बाद में निकला वो माइनर। सारी बात जज साहब को बताई गई, सर ये सिचुएशन थी, देखो ये बच्चा ऐसे ऐसे। तो कोर्ट कहता है फिर क्या हो गया, बच्चा है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी, माइनर हमेशा माइनॉरिटी की हेल्प ले सकता है। कोर्ट ने ये कहा माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी। तो ये धोखा करके भी बच्चे के साथ कोर्ट भी उसके ऊपर डिसीजन नहीं दिया कोर्ट ने। बच्चा है, पैसे खा पी के उड़ा दिए, क्या करें, बच्चा है, बच्चे पे लो बड़ा सॉफ्ट है। पीछे तो इस चीज का मिसयूज हुआ, कसाब सुना आपने? कसाब एक बंदा पकड़ा था, एक पाकिस्तानी, जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया पे होटल ताज पे अटैक किया था, सुना? होटल ताज, ओबराय होटल, बॉम्बे अटैक हुआ था। हाँ, तो वो कसाब नाम का एक बंदा जिंदा पकड़ा गया था पाकिस्तानी, तो उसको रखा जेल में, केस चला। हमारा लो तो मौका देता है भी कोई इनोसेंट ना मारा जाए,
मौका दिया उसे अपनी केस लड़ने का सुप्रीम कोर्ट में। और वो देखो उसका हौसला देखो, जब इंडिया में आया था सुक्का सा 40 किलो का था, जब फांसी दी उसे 65 kg का हो गया था। और चिकन मांगता था, कभी कुछ मांगता था जेल में वो, मतलब, और उसको सेवा की जा रही थी भी। अभी तक ये गिल्टी होल्ड नहीं हुआ है। चलो, बाद में उसका डीएनए किया गया। वो कहता था मैं माइनर हूँ, जब मैंने वो काम किया माइनर। अगर वो माइनर प्रूव हो जाता उस वक्त डीएनए में, तो उसका कुछ होना ही नहीं था, वो तो पाकिस्तान बैठा होता अब। क्योंकि उसको क्या है, 3 साल बाद छोड़ देते सुधार के और वो वापस अपने कंट्री पहुंच जाता। वो तो डीएनए की रिपोर्ट या तो बदल दी गई, मेजर दिखा दिया उसमें, सेटिंग तो अपने ही हाथ में होती है सरकारों के, तो या था ही वो मेजर, तो फांसी दी गई। जम्मू कश्मीर में तो माइनर हैंड ग्रेनेड लेके आ गए थे बैग में, बच्चे भेज दिए। क्रिकेट मैच चल रहा था एक, वहां काम ये वाला बंदों को मारने के लिए बच्चों के पास मोम थे कि अगर ये बच्चे पकड़े गए तो भी इंडिया वाले बड़े नरम हैं बच्चों के लिए, भी इनका तो केस ही नहीं बनेगा या कुछ, और मारेंगे वैसे ही नहीं। ये हाल है। माइनॉरिटी का मिसयूज जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। सरकारों को ये एज घटा के 14, 13, 14, 15 करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा क्राइम हो रहा है बच्चों के थ्रू और मिसयूज हो रहा है। तो लॉ में हमें ऐसा सारा कुछ पढ़ना है कि लॉ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन सी बिजनेस डील सही है, कौन सी बिजनेस डील गलत है। जैसे सुसाइड करना क्राइम है, आपके अकॉर्डिंग सुसाइड करना क्राइम है, पर सजा किसको दोगे? ऊपर जाके तो सजा देंगे नहीं, तो कर गया सुसाइड। इंडिया में जो सुसाइड है वो क्राइम नहीं है, क्योंकि वो केस किस पे चलाएंगे? पर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ये क्राइम है कि बंदा बच गया, इस पे केस चलाओ भाई। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर सक्सेसफुल होगा, सुसाइड करेगी तो फाइल किसके अगेंस्ट चलेगी? एफआईआर किसके अगेंस्ट होगी? कुछ नहीं होगा। अगर बच गया तो उस पर केस चलाया जाएगा। ये रूल है, कानून है। एक बंदे ने नहर में जंप लगा दिया मरने के लिए, नहर में जंप लगा दिया, इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है ये। ट्रेन के आगे आ जाओ या नहर में जंप लगा दो, या वो फांसी वाला फंदा तो ही है, क्योंकि अपने पास वो पोटाशियम साइनाइड खाने के तो पैसे नहीं है, या हमें इंडिया में अवेलेबल नहीं होती, तो ये केस है। तो क्या हुआ, बंदे ने नहर में जंप लगा दिया। पास में कोई रेडी पे खड़ा पकौड़े खा रहा था, उसने देखा जंप लगा दी, उसने पीछे लगा दिया उसको पकड़ने के लिए। उसे पकड़ के निकाल रहा है, वो कह रहा है मुझे डूबने दो, वो निकाल रहा है, कहते यार मरने भी नहीं देते उसे निकाल लाए, बाहर निकाल लाए, और उस पर केस चलेगा, पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो ये क्राइम किया उसने। सुसाइड करना भी, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड क्राइम है। अगर वो मर जाता बस फाइल बंद, फिर कोई सोल्यूशन नहीं। ऐसे एक बठिंडा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन चली, एक बार हम लोग बैठे थे, ट्रेन जस्ट धीरे होती है ना, चली बस वहाँ से, तो कोई बंदा सामने आ गया होगा ट्रेन के, मरने के लिए। इंडिया है, यहाँ बड़े लोग ऐसे परेशान हैं जैसे डिप्रेशन में होते हैं। तो ट्रेन अभी चली थी, तो वो गार्ड ने देखा भी अभी ट्रेन चली है और बंदा खड़ा आगे मरने के लिए, उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाई ट्रेन की। हमने भी देखा एकदम से क्या हो गया, फिर वो बंदा आगे आगे, गार्ड उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए, वो भाग रहा है, पिटेंगे। आया तो मरने था पर पिटना नहीं चाहता है। अगर वो भाग गया, खैर पकड़ा जाता तो उसे पनिशमेंट मिलती। ये ऐसा सिस्टम है इंडिया के अंदर कि भाई सुसाइड, तो ये लॉ में लिखा है, ये मैटर लॉ में लिखे हैं, लॉ के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। कई बार तो वकील ही गलत बता रहे होते हैं, बंदे को कह रहे हैं, कहते हैं यार हाँ वो यार हमने बंदे को पीटा था, ये हो गया वो हो गया। वकील उनको समझा रहा होता है, कहता भाई अगली बार ध्यान से जाना, पीटने के लिए कभी भी जाओ तो डंडे से पीटना है यार, सरिया ना लेके जाओ, लोहे का ना लेके जाओ। क्यों? कहते उस पर केस बड़ा बनता है, डंडे से मार दो केस छोटा बनता है। यानी ये नहीं कह रहा कि गलत काम ना करो, वो उसको ये समझा रहा है अभी केस कब छोटा बनता है कब बड़ा बनता है। हाँ आना तो दोनों ही केस में है, लेकिन वो उसको समझा रहा है भी गलत काम ऐसे करो कि अपना ना हो। और कभी कहता है ना जी आप तो शूट ही करेंगे, अपने से नहीं होता ये काम। तो शूट करना है तो वो समझाते हैं, लाइसेंस वाली से नहीं करता। अपनी लाइसेंस होती है ना जो ऑथराइज, वो कहता वो एमपी में मिलती है 20,000 की, 10,000 रुपये की अनऑथराइज, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, गोली कहाँ से ली, वो तो कार्ट्रिज का। वैसे तो हर कार्ट्रिज का रिकॉर्ड होता है कहाँ से ली। किसी को शूट करेगा तो उसके पेट से भी निकलेगी, तो वो डिटेक्ट हो जाती कहाँ से खरीदी, किसने खरीदी। पर वो जो अनऑथराइज बिकती हैं एमपी में और यूपी में, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो वकील बता रहा होता भैया शूट करना ना, पहली बात करना पड़े ना, तो वो अनऑथराइज ले आना यार वहाँ से गन, उसको यूज़ किया करो यार, ये वाली ना चलाया करो।
तो ऐसे वो गाइड, तो मतलब कहीं ना कहीं सारे लोग ही रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करने वाले ही उसका मिसयूज सिखा देते हैं सामने वाला। ऐसा एक कोर्ट में केस चल रहा था, हस्बैंड वाइफ कॉम्प्रोमाइज के मोड में आ गए, कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो वकील कहता ना आप इनकी रेल बना देंगे। कहते यार कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो मेरी फाइल बंद हो जाएगी, चलते रहने दो केस, अपनी तो क्लाइंट है, फीस बनेगी। तो एक ऐसा सिस्टम रहता है। तो हम एक्चुअल में एडवोकेट तो नहीं बन पाएंगे, हम तो क्या हैं, सीए बनेंगे, लेकिन हमें बिजनेस के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। सामने वाला क्लाइंट सारे काम आपसे करवा रहा है, इनकम टैक्स, जीएसटी सब, तो कुछ ना कुछ वो लीगल एडवाइस भी आपसे लेना चाहेगा, इसमें क्या हो जाएगा। मेरे पास आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, कई बार आप देखते ना वो फिल्मों में वो गन दिखा रहा है बंदा, कहता करो साइन, ऐसा होता है, चलो चेक पे साइन करो या इस पेपर पे साइन। तो सामने वाले किसी ने इसी तरह पूछा कि यार उसको क्या पता आपके साइन कैसे हैं, ऐसे ही कुछ लिख दो भाई, आप दिनेश कुमार हैं तो आप दिनेश के अपने रियल ना साइन करके और ही कुछ लिख दो, डी कुमार या कुछ, उसको क्या पता। ऐसी मुझसे किसी ने पूछा, मलोट पंजाब में एक जगह है, तो किसी ने पूछा भी सीए साहब से पूछते हैं, ये लोग पढ़ाते हैं, कहता जी मैंने किसी को चेक दे दिया प्रेशर में, क्योंकि वो मेरे पास बंदे आ गए थे इकट्ठे हो गए भी तुझे पैसे देने, चेक दे। मैंने चेक दे दिया सर, लेकिन मैंने उस चेक के ऊपर साइन अपने रियल नहीं किए जो मेरे बैंक में है, तो उसमें क्या होगा भी मेरा चेक तो फेल होना ही होना है, क्योंकि मेरे ओरिजिनल साइन मैंने किए नहीं चेक पे प्रेशर में, तो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा। तो मैंने कहा ये बात कह ना देना, बैंक को भी कह दे भी चेक एक्सेप्ट कर दे, आपका दोबारा कर दे जाके साइन, क्योंकि इस पर 420 का केस और बनेगा तेरे पे, कि तेरा चेक, तेरी चेकबुक से निकला चेक तूने साइन किए पर रियल ना करके और कर दिए, ये ट्राई टू चीट है किसी को, 420 का केस और बनेगा तेरे पे, धोखा देने का, चेक से किसी को धोखा देने का, प्लस पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। तो उस बंदे के माइंड में पिक्चर क्लियर हुई भी इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के किए हुए साइन, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं कोर्ट में, वो तो ये बता देते हैं कि बंदे ने साइन प्रेशर में किए कि खुशी में किए। जैसे एक बंदा ये कहता ना सर मेरे पे प्रेशर डाल के साइन करवा दिए, मैंने अंडर कोर्शन डर के साइन किए हैं, तो वो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास, वो ये सारी चीज़ें देख के बता देते हैं कि भाई किस तरह साइन किए हैं ये, तो ये फंस सकता है वो आदमी। तो लॉ के अकॉर्डिंग वो इसका ये डिसीजन है कि पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये लॉ में क्या लिखा है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि सर चेक पे साइन नीचे ना करके ऊपर ऊपर कर दिए, चेक पे तो पर राइट हैंड पे करते हैं, नीचे ऊपर कर दिए, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि लॉ में कहीं नहीं लिखा साइन राइट एंड में करने हैं, कर दिए कहीं भी साइन है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, पूरी तरह से वैलिड। एक केस हुआ बैंक में, केस बैंक पे हुआ क्या, जैसे दुशार ने एक चेक काटा, जैसे पे टू छोड़ दिया ब्लैंक, अमाउंट भर दिया सपोज 1 लाख, साइन कर दिए, डेट लिखी, पार्टी का नाम लिखने वाला था, तो बात बाद में माइंड में आई कि चलो यार कैश ही दे देंगे यार, चेक नहीं देते। इसने चेक फाड़ा, 2 पीस किए, गली में रोड साइड फेंक दिया, 2 टुकड़े करके फेंक दिए। कोई पासरवाई जा रहा था, कोई उसको मिल गया, क्या नाम है आपका, शब्द, इनको मिल गया चेक, इन्होंने देखा, वो ऐसे देखा जुड़ गया, वो तो चेक जुड़ रहा है, पे टू में ब्लैंक है, इन्होंने बड़े प्यार से जोड़ा, जैसे 2000 रुपये का नोट जोड़ते हैं आप, 10 वाला नहीं कह रहा टेप लगा दो सीधा, वो तो बड़े प्यार से जोड़ोगे ना कि भाई वो जहाँ से फटा उसके ऊपर वो दिखे ना कि पेस्ट किया हुआ है। इन्होंने वो चेक को ऐसे ही जोड़ा, कट जो लगे होते हैं वैसे ही जोड़ा, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, टाइम लगा के चेक जोड़ लिया इन्होंने, वहाँ पे टू में अपना नाम भरा, ठीक है, या सेल्फ लिखा, लाख रुपए बैंक से निकलवा के चलते पड़े। जब वो सामने वाले के अकाउंट से पैसे निकल गए, मान लो तुषार के अकाउंट से निकल गए, ये बैंक पे केस डाल देता है, कहता है जो चेक था, दिखा भी चेक तो हाँ वही है, पर मैंने तो ये फाड़ा था। ये बैंक पे केस डाल देता है कि वैसे तो बैंक कहता है ओवरराइट कर दिया, पेन दोबारा चला दिया तो उसकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अमाउंट मिसमैच हो गया, डेट मिसमैच हो गई, यहां तो फटा हुआ चेक था, तुमने पेमेंट दे दी, बैंक पे केस डाला कि बैंक के पार्ट पे नेग्लिजेंस है। लेकिन बैंक केस जीत गया, बैंक ने जज साहब को दिखाया, सर ये देखो, ये जो चेक है, चेक स्लिप है, देखो ये ऐसे लग ही नहीं रहा कि पेस्ट की हुई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे चेक को काफ़ी दिन जैसे कोई नोट हो आपके पास, कई दिन वॉलेट में फोल्ड पड़ा रहे, ना यूज़ करो तो कट नहीं लग जाते, फटने जैसा हो जाता है जहाँ से वो फोल्ड होता है,
ऐसा लग रहा है सर, कहीं नहीं लग रहा कि चिपकाया हुआ है, तो हमने पेमेंट दी तो कहाँ गलत है? तो केस क्या है, वो दुशार ने जो बैंक पे डाला था ये उसमें केस हार गया। बैंक कोर्ट ने कहा कि बैंक अपनी जगह सही है, तो भैया एक गली में फेंकना जरूरी था क्या? आप उस पर कैंसिल लिख के फाड़ के फेंकते, या एक इस गली में फेंकते एक उस गली में फेंकते, एक आदमी के हाथ में तो नहीं आ जाते? तो ये थोड़ा ध्यान से आपको भी देखना चाहिए था, अगली बार ये गलती मत करना। जन्माष्टमी पे बहुत साल पहले, अब तो ट्रेंड खत्म हो गया, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जाया करते थे ऐसी जन्माष्टमी पे, बड़े मंदिर सजते थे, घूमते फिरते फ्री। तो एक दोस्त ऐसे एक मंदिर में गया तो उसने यही ट्रिक अडॉप्ट की, चप्पल गुम जाती थी, लोग उठा ले जाते ना, उसने क्या किया कि चप्पल इधर फेंक दी और एक चप्पल इधर फेंक दी। हमने कहा ये क्या कर रहा है? क्या तुम कमाल देखना, चप्पल आज तक मेरी गुम नहीं हुई कभी, क्योंकि उठाने वाला जो होता है ना, उस इतना टाइम नहीं होता कि एक उधर से उठा के दूसरा ढूंढे कहाँ है, उसको तो जो सीधी पड़ी दोनों पूरा पैर मिलेगा वही डाल के फेंकता है। कहता है वही बात चेक की हो गई कि चेक आपने सामने वाले को मौका ही क्यों दिया एक ही जगह फेंक के। तो ये केस है, आपका एडवोकेट लो क्या कहता है उसके साथ एडवोकेट पे भी डिपेंड करता है। एक मेरे ब्रदर के पास केस आया, पटियाला की एक लड़की के हस्बैंड ने कंप्लेंट की पटियाला के एक लड़के के अगेंस्ट कि सर ये मेरी वाइफ को मैसेजेस करता रहता है, कोई लड़का वहाँ का पटियाला का सिरसा के एक बंदे ने कि मैसेजेस करता है, ये रॉन्ग डूअर है, इस पर केस बनाओ। केस डाल दिया गया, उस लड़के को पकड़ भी लिया गया, वकील ने केस लड़ा उस लड़के के वकील ने, तो उस वकील ने क्या है उसको बचा लिया लड़के को, क्योंकि उसने ये रिप्रेजेंट किया कि सर अगर इसके इरादे कोई गलत होते तो ये अपने नंबर से क्यों मैसेज करता, वो अपने नंबर से मैसेज करता था। दूसरी बात, इस चीज के तार उससे भी जुड़े हैं कि लड़की मैरिज करके पटियाला से यहाँ आई है, ये लड़का भी पटियाला का है, तो इनके बीच में क्या है, पहले से अफेयर था दोनों के बीच में। अब वो भूलते भूलते टाइम तो लगेगा, तो मैरिज होगी उसके बाद भी वो मैसेज करता रहा। तो भैया ऐसा कुछ गलत इरादा नहीं है परेशान करने वाला, तो ऐसी नेक्सस है सर, ये पुरानी जान पहचान है। तो जज ने छोड़ दिया, प्रूव हो गया। अब ये तो डिपेंड करता है, और उनका जो एडवोकेट था वो बुजुर्ग था, ये बातें समझता नहीं था भाई ये लव और ये सारी बातें, और उनका वकील जो यंग था, जज यंग था, उसको सारी बातें समझाएगी, जज को ऐसे फैक्ट दिए गए, जीत लिया। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंसी पे, उसी सिचुएशन में सामने वाला एडवोकेट और इधर वाला अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जब सीए कोर्ट की बजाय केस इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट में लड़ता है किसी क्लाइंट के अगेंस्ट, तो वो केस वहाँ सुने जाते हैं। हमारे कुछ साल पुरानी बात है, हमारे क्लाइंट का केस हुआ ऐसी, तो हमारे एक सीनियर पार्टनर थे, उन्होंने हैंडल किया सीए ने। करोल बाग में एक नई दुकान खुली, करोल बाग में, लोग की बात कर रहा हूँ, करोल बाग में एक नई दुकान खुली, उस पर एक लेडी भी बैठती है, जैसे होता है ना बिग सिटीज में तो लेडी अपने भी बैठती है, कपड़े की दुकान थी वैसे ही रेडीमेड की, तगड़ा शोरूम, बिल्डिंग बनाई, सामान डाला। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स की रेड होगी, टीम आ गई सर्वे करने, तो उन्होंने, वो हस्बैंड तो था नहीं, कहीं बाहर गया हुआ था काम पे, लेडी थी, उनसे पूछ लिया मैम बहुत आलीशान शोरूम है आपका, बहुत पैसा लगा होगा, और लेडी है तो उसको नहीं समझ आती भी, पूछ रहे हैं थोड़ा ना बताऊं या उस, हाँ जी भाई साहब इतने लगे, इतने करोड़ लगे, 14 करोड़ लगे, 15 करोड़ लगे, ऐसे करके उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, लेडी ने बड़ा चढ़ा के जैसे बोल दिया। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली और उसके अगेंस्ट केस डिसाइड कर दिया कि भाई 15 करोड़ रुपए तो शोरूम में लगे हैं, बताओ कहाँ से आए। उन लोगों का कहना था सर 7-8 करोड़ लगे हैं, और वो कह रहे तेरी वाइफ कह रही है, लेडी को ज्यादा पता होता है वो कितने लगे कितने नहीं, ऑन रिकॉर्डिंग है। फिर भी वो केस डिपार्टमेंट की बजाय वो जो हस्बैंड था उसका सीए ने लड़ा केस, इनकम टैक्स ऑफिस में चला, वो जीत गया। आईटी उनकी ट्रिब्यूनल होती है अपनी कोर्ट इनकम टैक्स की, वहाँ सीए केस लड़ सकता है, वो जीत गया, क्योंकि उन्होंने फैक्ट ये दिया कि ठीक है इनके पास रिकॉर्डिंग है, 15 करोड़ शोरूम में लगे हैं। तो उस बंदे की तरफ से फैक्ट ये दिया एफिडेविट कि सर मैं अपनी वाइफ की खुशी के लिए, कि खुश हो जाएगी चलो, मैं हर चीज का रेट डबल करके बताता था वाइफ को, साड़ी 1000 की आई तो 2000 की बताना, कहीं 500 लगे तो 1000 बताना, मेरी आदत है, वाइफ खुश हो जाती। तो ऐसे ही 7.5 करोड़ को भी क्या बताया वाइफ को खुश करने के लिए, 15 करोड़। लेडी की एक स्टेटमेंट को सबूत मान रहे हो, उसको तो मैं ऐसे ही बताता था, उसने आपको बता दिया, आप इसकी वैल्यू करो, ऐसे सुनी लेडी की बात पे विश्वास करो। तो उस ट्रिब्यूनल ने माना कि ये बात भी तो फैक्ट है,
भी लेडी ने स्टेटमेंट दे दी ठीक है, पर ये जो कह रहे ये भी तो एक फैक्ट हो सकता है कि सिर्फ उसके कहने से वो तो उसको पता ही नहीं, वो तो 500 करोड़ कह देगी तो सही थोड़ी हो जाएगा उस स्टेटमेंट को। तो ये फैक्ट को भी कोर्ट ने इनकम टैक्स कोर्ट ने एंटरटेन किया। तो ये डिपेंड करता है सामने वाला बात को कैसे रिप्रेजेंट करता है। एक बड़ा फेमस केस है पार्टनरशिप का भी। 4 पार्टनर थे ABCD, चारों ने एक पेट बिल्ली रख ली, कैट बिल्ली, बड़ा प्यार करते थे चारों ने उस पर अपना हक जताना, कॉटन का काम था उनका। चारों ने उस पर क्या है, ABCD ने अपना एक उसका एक लेग, ए ने कहा ये फ्रंट वाली लेग मेरी है, ये फ्रंट वाली B की है, ये रियर वाली पीछे वाली ये C की और ये D की, हक जमा लिया उसके चारों बिल्ली पे, हिस्से बांट दिए। क्या हुआ, एक दिन उस पर चोट लगी उसके पैर पे, तो आगे वाले एक पैर पे, तो उस पर पट्टी वट्टी कर दी गई, चोट लगी, जैसे एक हिस्से की टांग थी वो। बाय चांस उसके ना कोई आग वाग लगी उस पट्टी पे, बैंडेज जो थी। अब जानवर है, उसे ये तो पता नहीं कि इस पट्टी को, इस बैंडेज को उतार के फेंक दे, जानवर है, सेक लगा, वो जंप लगाने लगी जब वो उसमें कोई आग लगी तो आग से जंप लगाती लगाती कॉटन का काम था उनका, कॉटन के ढेर में घुस गई वो, और कॉटन को सारी को आग लग गई, सारी कॉटन बर्बाद हो गई। ए पे केस डाला तीनों ने, कभी तेरी टांग हिस्से में जो आती थी उस पे बैंडेज थी, उसमें आग लगी, जिस वजह से सारी कॉटन क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, तो इसलिए नुकसान सारा क्या है, तू भरेगा। लेकिन एडवोकेट की इंटेलिजेंस ही थी, ए को जो केस कर रहे थे, ए ने उन तीनों को क्या गिल्टी होल्ड करवा दिया उसके वकील ने कि ए सही है, बल्कि तुम तीनों रिस्पॉन्सिबल हो, तुम पैसा दो, क्योंकि जिस टांग पे आग लगी थी, पट्टी थी, वो टांग तो मुड़ी हुई थी, ऐसे जानवर ने मोड़ी हुई थी, तुम तीनों की टांगे ही थी जो उसको क्या कॉटन के ढेर तक ले गई, तो इसलिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, इसको तुम दो। तो वही चीज है, वो फैक्ट। अब लो थोड़ी, अब लो हर चीज छोटी छोटी थोड़ी लिख सकता है, तो केस आते हैं, केस के बेस पे जजमेंट आते हैं और लॉ के अकॉर्डिंग उसका डिसीजन होता है। तो ये इंटेलिजेंसी पे, जिन्होंने लॉ अच्छे से पढ़ा होगा, चाहे वो CA है चाहे वो एडवोकेट है, वो अपनी फील्ड में उसका उतना ही अच्छे से आंसर दे पाएगा। नॉर्मली ये सिस्टम चलता है। तो हमें लो इसके अकॉर्डिंग, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है। मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन